नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब पार्ट 28 लेके आ गया हूँ। और पार्ट 28 का जो पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बृजेश्वरी मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। तो जो प्रसिद्ध बृजेश्वरी मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। देखिए, बृजेश्वरी मंदिर कांगड़ा जिले में स्थित है। इसके अलावा कांगड़ा जिले में एक और मंदिर है जिसका नाम है ज्वालामुखी मंदिर। इसी ज्वालामुखी मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में लूटा था, ये भी आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ ज्वालामुखी मंदिर की, तो यहाँ पे जो है सोने का छत्र चढ़ाया गया था। और ये सोने का जो छत्र है किस मुगल शासक के द्वारा चढ़ाया गया था, तो ये अकबर के द्वारा चढ़ाया गया था, जिसका रंग अब सोने से जो है वो चेंज हो चुका है, मतलब कि इसका रंग अब सोने का नहीं रहा है। ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और कांगड़ा में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? 15। ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन में नाहन दिया है। नाहन जो है ये सिरमौर का मुख्यालय है। ऑप्शन में सुजानपुर दिया है। सुजानपुर हमीरपुर में पड़ता है और सुजानपुर की जो होली है वो बड़ी फेमस है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हंगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, क्वेश्चन है कि जो हंगरंग घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर मैं हंगरंग घाटी की बात करता हूँ तो हंगरंग घाटी जो है ये किन्नौर में स्थित है। किन्नौर में बहुत सारी वैलीज और भी है। किन्नौर की अगर मैं बात करता हूँ तो किन्नौर में जैसे बसपा वैली है। बसपा वैली को सांगला वैली भी कहा जाता है। बसपा वैली को सांगला घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि सांगला घाटी के पास बसपा नदी बहती है, इसीलिए सांगला घाटी का नाम बसपा घाटी भी है। दोस्तों, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा किन्नौर में जैसे पेजूर वैली है, पेजूर घाटी है, वांगटू घाटी है, यूला घाटी है। ये कहाँ पे? ये सारी की सारी किन्नौर में है। इसके अलावा ऑप्शन में यहाँ पे लाहौल स्पीति दिया है। लाहौल स्पीति में जैसे पट्टन घाटी है, लिंगटी घाटी है, चंद्रा और भागा घाटी है। और चंद्रा और भागा घाटी होने के साथ साथ यहाँ पे चंद्रा और भागा नाम की दो नदियाँ भी है, जिनका नाम है चंद्रा नदी और भागा नदी। चंद्रा और भागा नदी तांडी नामक स्थान पे आपस में मिलती है और एक नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है चंद्रा भागा। तो ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन में दोस्तों कुल्लू भी दिया है। कुल्लू में भी कुछ घाटियां हैं, जैसे खुद कुल्लू घाटी, सेंज घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलंग घाटी भी कुल्लू में है, नंगर घाटी भी कुल्लू में है। इसके अलावा ऑप्शन में मंडी भी दिया है, तो मंडी की भी एक घाटी देख लेते हैं, जैसे वलय घाटी। वलय घाटी जो ये सबसे उपजाऊ घाटी है। इसके अलावा एक दो और घाटी है, इमला बिमला घाटी। तो इमला बिमला घाटी भी कहाँ पे है? ये भी मंडी में है। और वलय घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक फर्टाइल घाटी, उपजाऊ घाटी है, ये भी आपने याद रखना है, जो कि मंडी में स्थित है। और मंडी में जो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो 10 है। कुल्लू में 4 है, किन्नौर में 1 है, लाहौल स्पीति में भी 1 है। ये भी आपने याद रखना है। देखिए, मैं फास्ट रिवीजन इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि परसों कुछ लोगों के जो है टेट, परसों और चौथ को कुछ लोगों के टेट के एग्जाम है, चाहे वो जेबीटी है, चाहे एलटी है, नॉन मेडिकल है, शास्त्रीय, तो इन सभी के जो है एग्जाम होने हैं परसों। तभी मैं थोड़ा सा अब जीके जो है अधिक से अधिक कराऊंगा और जल्दी कराऊंगा थोड़ा, ठीक है। तो आपने फास्ट प्लेबैक स्पीड में सुनने की आपको आवश्यकता नहीं है, स्लो प्लेबैक स्पीड में सुने, क्योंकि फास्ट अब मैं ही बोल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और आज ये क्वेश्चन बीएड एंट्रांस में भी आया था। देखिए, बीएड जो एंट्रांस हुआ था, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वही है जो मैंने इस सीरीज में पढ़ाए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बुंडा त्यौहार किस जिले में मनाया जाता है। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बार। बुंडा त्यौहार जो है ये कुल्लू में मनाया जाता है। और कुल्लू में कहाँ मनाया जाता है? निरमंड में मनाया जाता है। देखिए, बुंडा त्यौहार कुल्लू के निरमंड में मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ये कितने वर्षों बाद? 12 वर्षों बाद। याद रखना है दोस्तों, ये त्यौहार जो है ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। और इसी त्यौहार को पहाड़ी लोगों का कुंभ, कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा त्यौहार ऐसा है जिसको पहाड़ी लोगों का कुंभ कहते हैं, तो जो बुंडा त्यौहार है इसको पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहा जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल में बूढ़ी दिवाली कहाँ की फेमस है, तो बूढ़ी दिवाली भी कुल्लू के निरमंड की ही फेमस है। ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं कुल्लू की ही बात करता हूँ तो कुल्लू में जैसे कुल्लू का दशहरा बड़ा फेमस है, जो कि कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाता है। कहाँ पे? ढालपुर मैदान। याद रखना है कि कुल्लू का दशहरा कहाँ होता है? ढालपुर मैदान में लगता है। इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं अपने। जैसे कुल्लू में हिडिंबा देवी जी का मंदिर है, जहाँ पे एक मेला लगता है डूंगरी मेला, तो डूंगरी मेला भी आपने याद रखना है। हिडिंबा देवी का मंदिर किस शैली में है? पैगोडा शैली में है, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन में सिरमौर दोस्तों दिया है। सिरमौर में कौन कौन से मेले लगता है? तो सिरमौर में ऑप्शन में सारी चीज़ हम बात करेंगे, सिरमौर, शिमला, सोलन तीनों के मेले। सिरमौर में रेणुका मेला होता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मेला है। और सिरमौर का जो रेणुका मेला है ये दिवाली के कितने दिन बाद लगता है? 10 दिन बाद लगता है। याद रखना, दिवाली के 10 दिन बाद जो है एक मेला मनाया जाता है, सिरमौर का रेणुका मेला। शिमला में कौन सा मेला होता है? शिमला में लवी मेला। शिमला में कौन सा मेला होता है? लवी मेला होता है। और सोलन में जो मेला होता है वो शूलिनी माता का मेला होता है, ये भी आपने याद रखना है। शूलिनी माता का जो मेला है ये जून के महीने में लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो सतलुज। सतलुज जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। लंबी कितनी है ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो ये जो लंबी है ये 320 किलोमीटर लंबी है, ये भी आपने याद रखना है। 320 किलोमीटर लंबी है सतलुज नदी। देखिए हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन सतलुज नदी से आपसे दोस्तों पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कहाँ से जो है ये सतलुज नदी ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो सतलुज नदी का जो उद्गम होता है ये मानसरोवर झील राजस्थान तिब्बत से होता है। क्या बोलेंगे, मानसरोवर झील राजस्थान तिब्बत से जो है इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ये भी आपने याद रखना है। देखिए ये इसका उद्गम तो मानसरोवर झील राजस्थान से होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एंट्री कहाँ पे होती है। तो हिमाचल प्रदेश में ये शिपकी दर्रे से एंटर होती है, और शिपकी दर्रा ये कहाँ पे, ये किन्नौर शिपकी दर्रे में एंटर होती है। और ये किन्नौर से जो शिमला में जब एंटर होती है तो शिमला में ये कहाँ पे एंटर होती है, तो शिमला के चोरा नामक स्थान में एंटर होती है। और शिमला से जब ये बिलासपुर में एंटर होती है तो ये कसोल नामक स्थान में एंटर होती है। और उसके बाद जब मंडी में फिरनू नामक गांव में जाती है, ये भी याद रखना है, मंडी के फिरनू नामक गांव में ये जाती है। मंडी के फिरनू से बिलासपुर के कसोल में एंटर होती है, ये आपने याद रखना है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थी सतलुज नदी जिसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सा जाना। सबसे लंबी नदी हिमाचल प्रदेश की, जो कि हिमाचल प्रदेश के अन्य जैसे कि किन्नौर से शिमला में आ रही है, शिमला से जो है ये सोलन, सोलन से जो सोलन के बाद ये मंडी भी जा रही है, और ये बिलासपुर भी जा रही है, और उसके बाद ये पंजाब में चले जाती है। तो बहुत सारी बातें हमने सतलुज नदी के बारे में पढ़ी, लेकिन ऑप्शन में कुछ मेरे को और नदियाँ भी दिख रही थी। तो अगर मैं बिलासपुर की बात करता हूँ तो बिलासपुर शहर जो है खुद किस नदी के पास है, तो ये सतलुज नदी के पास है बिलासपुर शहर। देखिए बिलासपुर की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो बिलासपुर में एक मेला लगता है, तो आपने ये मेला याद रखना है। इस मेले का नाम है नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी जो मेला है ये बिलासपुर में लगता है, और नलवाड़ी जो ये मेला लगता है ये बिलासपुर के एक मैदान है, लुहणू मैदान, याद रखना है, लुहणू मैदान में लगता है नलवाड़ी मेला। देखिए दोस्तों सतलुज की कुछ सहायक नदियाँ भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब टेट परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताना चाहिए। देखिए सतलुज की जो सहायक नदियाँ हैं वो बसपा सतलुज की सहायक है, स्पीति सतलुज की सहायक नदी है, नोगली खड्ड सतलुज की सहायक है, अली खड्ड सतलुज की सहायक है, सोन नदी सतलुज की सहायक है, तैंती सतलुज की सहायक है, यूला सहायक है, वेंगल सहायक है, डुलिंग सहायक है, सोलधांग सहायक नदी है। तो ये सारी की सारी जो है सतलुज की सहायक नदी है। सारी की सारी आप याद रखेंगे, बसपा, स्पीति, नोगली, अलीखड़, सोन, तैंती, यूला, वेंगल, ड्यूलिंग। थोड़ा फास्ट जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन ये आपने थोड़ा सा स्लो भी सुन सकते हैं अगर आप जो है आपको थोड़ा फास्ट जो है समझ में नहीं आ रहा है। तो आ तो रहा होगा, वैसे तो आ रहा होगा। और जिसको समझ आ रहा है वो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करे भाई। और कमेंट जो करना है वो क्या करना है, YA। YA का मतलब है यूथ अध्ययन। तो मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप YA का कमेंट करोगे। अब और कुछ और भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चिनाब का वैदिक नाम आपको बता देता हूँ। चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्किनी, पूछा जा सकता है। रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषिणी, बहुत बार बता चुका हूँ। सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुद्रु या शतुद्री, और जो यमुना का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। तो सबके नाम याद रखने हैं। चिनाब का था कौन सा, चिनाब का था अस्किनी, यमुना का कालिंदी, और रावी का पुरुषिणी, सतलुज का शतुद्रु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाटू पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हाटू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हाटू पर्वत शिखर जो है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। देखिए मैंने कल ही बताया था कि हाटू फोर्ट भी है, हाटू फोर्ट भी है, और हाटू पीक भी है, हाटू चोटी भी है। तो ये शिमला के नारकंडा के आसपास स्थित है। इसके अलावा बिलासपुर ऑप्शन में दिया है, तो बिलासपुर की भी कुछ पहाड़ियाँ देख लेते हैं। बिलासपुर में जैसे पहाड़ियाँ हैं, जैसे बिलासपुर में जैसे बहादुरपुर धार है। बहादुरपुर धार जो है ये बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी भी है, और बहादुरपुर धार में बहादुरपुर किला भी है, ये भी आपने याद रखना है। और बांदला धार कहाँ पे है, तो बंदला धार जो है ये भी बिलासपुर में है। झंझार धार की पहाड़ियाँ भी बिलासपुर में है। कोट कहलूर की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे, बिलासपुर में है। और नैना देवी की पहाड़ियाँ बहुत बार पेपर में पूछी गई, ये भी कहाँ पे है, बिलासपुर में है। शिमला में विधानसभा सीटों की संख्या 8 है, बिलासपुर में 4 है, हमीरपुर में 5 है, ऊना में भी 5 है। हमीरपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम अभा देवी, और ऊना की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है भारवे। तो बहुत सारी चीज़ें आप जो यहाँ से सीख रहे हो, और धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ।
जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कांगड़ा जिले की है। किसकी है भैया? कांगड़ा जिले की। देखिए इतना ही नहीं पूछा जाएगा, डाटा भी पूछा जा सकता है कि 2011 के अनुसार डाटा कितना था। तो ये डाटा था 15,10,075। याद रखना है कितनी जनसंख्या थी? 15,10,075 जनसंख्या थी कांगड़ा की। देखिए जनसंख्या घनत्व, देखिए तो जनसंख्या थी लेकिन जनसंख्या घनत्व जो है वो किसका सबसे ज़्यादा था? पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करेंगे, ये तो जनसंख्या की मैं बात कर रहा था, लेकिन अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, देखिए क्वेश्चन अलग अलग था, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या सर्वाधिक पूछ लिया था। कभी कभार एग्जामिनर भी क्वेश्चन गलत जो है प्रिंट कर देते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की अगर मैं बात करूंगा तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा हमीरपुर का था। हमीरपुर का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा था। कितना था? 1095। कितना था भैया? 1095 था। और अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल का टोटल जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी हिमाचल की वो थी 972। ये भी बहुत बार पूछी गई है। हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 972 था। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2011 के अनुसार, तो ये 68 लाख के आसपास थी। कहाँ के आसपास थी? 68 लाख के आसपास थी। अब जनसंख्या घनत्व में ऊना भी दिया है, ऊना की भी जान लेते हैं। ऊना का जनसंख्या घनत्व भैया 976। बिलासपुर का है 981, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा का है 1012, जबकि हमीरपुर का कितना था अभी बताया थोड़ी देर पहले, 1095। तो ये सारे के सारे याद रखना है। जनसंख्या अनुपात जो है जनसंख्या घनत्व जी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल हिमाचल का था 972। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मणिमहेश यात्रा मनाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे मणिमहेश यात्रा शुरू होती है? तो ये मणिमहेश जो यात्रा ये चंबा में होती है। और कब होती है? तो जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो होती है उस समय जो है ये मणिमहेश यात्रा जो शुरू होती है, ये पूछा भी गया है। इसके अलावा चंबा में जैसा मेरे को याद है भरमौर जात्रा मेला होता है, छतराड़ी मेला होता है, मिंजर मेला होता है, और सूही मेला भी कहाँ होता है? चंबा में। और सूही मेला तो पूछा भी गया है कि इसमें जो है महिलाएं और जो उनके बच्चे हैं वही भाग लेते हैं, पुरुष जो है सूही मेला में भाग नहीं लेते। और ये सूही मेला रानी नैना देवी के याद में मनाया जाता है और ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सूही मेला अप्रैल के महीने में मनाया जाता है रानी नैना देवी की याद में। कहाँ पे? चंबा में। मिंजर मेला भी चंबा में होता है, जिसका अर्थ है, मिंजर का जो अर्थ है वो है मक्के का फूल। ये भी पेपर में पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला लिटिल लहासा कहलाता है? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको लिटिल तिब्बत कहते हैं? तो ये है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति को जो है लिटिल तिब्बत कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। देखिए ऑप्शन में किन्नौर है, किन्नौर में अंगूरों की घाटी रिब्बा घाटी है, ये भी आपने याद रखना है। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है, प्लस वाराणसी ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है कि हिमाचल का वाराणसी कौन है? मंडी। और छोटी काशी के नाम से भी हिमाचल में किसे जाना जाता है? तो ये मंडी को जाना जाता है। वैली ऑफ गॉड्स, वैली ऑफ गॉड्स को कहा जाता है, ये कुल्लू को कहा जाता है। मिनी लहासा जो है ये कांगड़ा के धर्मशाला को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और वैली ऑफ हनी एंड मिल्क जो है ये चंबा को कहा जाता है, ये भी आपने दोस्तों याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब थोड़ा कुछ समय से बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा इंग्लिश भी करा लो, सर इंग्लिश भी करा लो। तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी मैंने थोड़े से क्वेश्चन लाए, इंग्लिश और थोड़े हिंदी के, क्योंकि जिसका जेबीटी का है उनकी हेल्प हो जाएगी और टीजीटी में तो इंग्लिश आता ही आता है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की आपको बिल्कुल सही शब्द बताना है, जो यहाँ पे सही शब्द है तो ये है एस्केलेट। तो एस्केलेट जो यहाँ पे कौन सा है? तो ये होगा EXSCALAT। तो एक्सक्लेट जो है ये होने वाला है सही। अब विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग हिंड्रेंस। तो अपोजिट मीनिंग बताना है आपको। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा, हिंड्रेंस का जो मतलब होता है बाधा डालना। क्या होता है कि हम किसी चीज़ में जो बाधा डालते हैं। और एक्सलेट का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है कि तीव्र हो जाना, कि कोई चीज़ तीव्र हो जाती है। जितनी मेरी वोकैब है थोड़ी बहुत। अगर मैं बात करता हूँ हिंड्रेंस की, तो इसका मतलब है बाधा डालना, और इसका जो अपोजिट मीनिंग है वो क्या है? एड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, बस इतने से क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ए स्मॉल एंड अनक्लोजर फॉर कैटल शीप पोल्ट्री इटीसी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पेन, ये भी आपने याद रखना है। अब सम पीपल रिवील डैश गॉसिप, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इन, ये भी आपने याद रखना है, ये प्रीपोजिशन था। अगले अब देखो परीक्षा का संधि विच्छेद। तो परीक्षा का जो संधि विच्छेद है बहुत समय से पेपर में पूछा जा रहा है। तो परीक्षा का जो संधि विच्छेद है परि जमा इच्छा, ये भी आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन और, दूरदर्शन कैसे सही लिखा जाता है? तो दूरदर्शन भाई ऐसे सही लिखा जाता है, दो में ये मात्रा है दूरदर्शन।
अब वापस आते हैं अपने जीके में और पॉलिटी के सेक्शन को देखते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की जो संकल्पना है ये भाई हमने ली है यूएसए से। देखिए न्यायिक जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है टेकन किया है, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से? यूएसए के संविधान से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना, ये आपने याद रखना है। लेकिन इसके अलावा यूएसए से और हमारे संविधान ने क्या क्या लिया है ये भी आपने याद रखना है। देखिए जैसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए है? तो ये भी यूएसए से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत, ये भी कहाँ से लिया है? यूएसए से ही लिया है। ये तो यूएसए से लिया है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, राष्ट्रपति पे महाभियोग हो गया, चाहे न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना हो गई, ये तो लिया है कहाँ से? यूएसए से। लेकिन इसके अलावा सिंगल सिटीजन कहाँ से लिया है? एकल नागरिकता जो लिया है ये ब्रिटेन के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से लिए। इमरजेंसी के दौरान जो है फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे, ये कहाँ से लिया है? ये जर्मनी के संविधान से लिया है। और संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है कि संविधान में जो संसद जो है वो संशोधन कर सकती है, ये दक्षिण अफ्रीका से। संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ली है, ये भी आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संसाधनों के लिए प्रावधान करता है? आपने डीपीएसपी तो सुना होगा। डीपीएसपी होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए दोस्तों ये आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है, और डीपीएसपी के अंतर ही आता है पंचायती राज का जो गठन है ये अनुच्छेद 40 में, मतलब कि पंचायती राज की जो बात करता है वो अनुच्छेद 40 करता है और डीपीएसपी के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा यहाँ पे अनुच्छेद 51 का ए भी दिया है। 51 का जो ए है इसमें जो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। कितने मौलिक कर्तव्य है? तो ये 11 मौलिक कर्तव्य है, ये आपको पढ़ लेने हैं, याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकार नहीं दिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसके लिए नहीं है? तो राजनीतिक हानि उठाने वालों को जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं दिए गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में 6 प्रकार के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, कल ही बताया है, तो पिछले वाले पार्ट में आप देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो जिक्र है ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच किया गया है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया? भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनकी नियुक्ति अवधि क्या है? तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनकी जो नियुक्ति होती है वो 6 साल या 65 वर्ष तक होती है, ये भी आपने याद रखना है, या 6 साल होते हैं या 65 वर्ष होते हैं। देखिए इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनके बारे में आर्टिकल 148 बात करता है। कौन सा? आर्टिकल 148 जो है बात करता है, और इनको जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। अपॉइंट कौन करेगा? कैग को। तो कैग को जो है अपॉइंट करेगा कौन? राष्ट्रपति। गिरीश चंद्र मुर्मू अगर बने हैं तो उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए आर्टिकल 148 में तो ये बोला गया कि भारत में कैग होगा, लेकिन अगर बोला जाएगा 149 भी इनके बारे में ही है, तो 149 में कैग की ड्यूटीज और पावर के बारे में बताया गया है, ये भी आपने याद रखना है। देखिए कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, ये आपने याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम में जो कैग है इनका नाम आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। राज्यसभा के विघटन के लिए कौन सक्षम है? राज्यसभा का जो विघटन है इसको जो भंग है वो कौन कर सकता है? तो बहुत बार बता चुका हूँ कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, बिकॉज राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट हाउस है, इसीलिए दोस्तों इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों आपने बात याद रखनी है। और क्योंकि देखिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल के लिए होता है? 6 वर्ष होता है, ये भी आपने याद रखना है। और अगर लोकसभा की बात करता हूँ तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में जो है इनका नाम है जगदीप धनखड़, और यही राज्यसभा के चेयरमैन या सभापति भी है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ।
शून्यकाल की अधिकतम समय कितनी हो सकती है? एक शून्यकाल की जो अधिकतम सीमा है वो कितनी हो सकती है? तो शून्यकाल वही होता है जब क्वेश्चनिंग शुरू होती है संसद में, तो उसी को हम शून्यकाल कहेंगे। तो इसमें जो है इसकी कोई भी अधिकतम सीमा नहीं होती, इसमें इनमें से कोई नहीं राइट आंसर आएगा शायद। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद तक पर रहता है? तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, तो वो राज्यपाल। राज्यपाल को जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन शपथ राज्यपाल को कोई और दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा किसको? राज्यपाल को। देखिए, राज्यपाल की जो बात है वो अनुच्छेद 153 में की गई है कि एक राज्यों में एक राज्यपाल होगा, और अपॉइंट की बात, नियुक्ति की बात अनुच्छेद 155 में की गई है। और शपथ की जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा किसको? राज्यपाल को। ये बोला गया अनुच्छेद 159, 155 में नियुक्ति की बात की गई है और राज्यपाल का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 153 में। देखिए, राज्यपाल जो है वो क्षमा भी कर सकता है, तो क्षमा किस अनुच्छेद के तहत क्षमा कर सकता है? 161। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमा कर सकता है? अनुच्छेद 72। तो दोनों ही आपने याद रखना है, राज्यपाल कर सकता है अनुच्छेद 161 और राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 72। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों आपने याद रख। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है इनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला, ये भी आपने याद रखना है। प्लस जो हिमाचल प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है इनका नाम है MS रामाचंद्रा राव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो एक जो हाई कोर्ट का जो जस्टिस होता है वो वर्तमान में हिमाचल के तो है कौन? इनका नाम है MS रामाचंद्रा राव। लेकिन टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में? तो 25 उच्च न्यायालय है, 25 हाई कोर्ट है। हिमाचल को मिला के ऑल इंडिया में 25 हाई कोर्ट है। देखिए दोस्तों, जो ये अपना त्यागपत्र जो सौंपता है ये राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर मैं बात करता हूँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस की, तो ये 62 साल तक जो है रह सकता है अपने पद पर। और अगर मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट के बारे में जो जिक्र है वो अनुच्छेद 214 से 231 के बीच किया गया है। अनुच्छेद 214 से 231 के बीच जो है ये हाई कोर्ट के बारे में जिक्र किया। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो अपने पॉलिटिकल के थे। अब थोड़ा हिस्ट्री के क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के महायान स्वरूप का सिद्धांत निश्चित हुआ है? तो किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के महायान स्वरूप का सिद्धांत हुआ है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जीके के नोट्स फ्री ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक कोड यहाँ पे बताना होगा, जिस कोड का नाम है 7A। इस वीडियो का जो कोड है वो क्या है? 7A करके आप कोड दे सकते हैं और मेरे से जीके के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स फ्री में ले सकते हैं। तो किस बौद्ध संगीति में महायान स्वरूप का सिद्धांत निश्चित हुआ था? देखिए, बौद्ध धर्म के दो जो है वो बट गया था चौथी बौद्ध संगति के बाद, एक हीनयान और दूसरा महायान। लेकिन सबसे पहले हम बौद्ध संगीतियों की बात कर लेते हैं। 4 बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी ये राजगिरी में। कहाँ पे हुई थी? राजगिरी में। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। कहाँ पे भैया? वैशाली। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय पाटलिपुत्रम में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्रम में। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसी में महायान स्वरूप का सिद्धांत निश्चित हुआ था। बौद्ध धर्म जो है ये 2 भागों में बट गया था, 2 संप्रदायों में, 2 अलग अलग संप्रदाय में, हीनयान और महायान। देखिए, जो महायान जो थे ये जो है ये बौद्ध बुद्ध को क्या मानते थे? देवता मानते थे। जबकि हीनयान जो है बुद्ध को महापुरुष मानते थे और महायान बुद्ध को देवता मानते। दोनों याद रखना है, एक हीनयान और महायान। अब ध्यान से सुनना है कि हीनयान क्या बोलते थे और महायान क्या बोलते थे। भाई, हीनयान बोलते थे कि जो बुद्ध है वो महापुरुष है और महायान बोलते थे कि जो बुद्ध है वो देवता है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है। हीनयान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे, भक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। जबकि महायान जो है ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, जबकि हीनयान जो है नहीं करते थे। हीनयान का जो साहित्य था ये पाली भाषा में लिखा गया था, जबकि महायान का जो साहित्य था ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो
पुस्तक किसने लिखी? तो पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है ये लिखी गई थी चंद्र बरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्र बरदाई के द्वारा। चंद्र बरदाई ने जो है ये बुक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो जो है ये इन्होंने ब्रिज भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? ब्रिज भाषा। अब पृथ्वीराज रासो के अलावा कुछ और कवि भी है, उत्बी है, अलबरूनी है, फिरदौसी है। ये तीनों के तीनों जो कवि है ये महमूद गजनवी के समय होते थे। किसके समय? महमूद गजनवी के समय होते थे उत्बी, अलबरूनी और फिरदौसी। फिरदौसी का एक ग्रंथ है शाहनामा, बड़ा फेमस है। फिरदौसी ने क्या लिखा था? फिरदौसी का शाहनामा। अलबरूनी का क्या था? अलबरूनी का था किताब उल हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरदौसी का शाहनामा, इसका था किताब उल हिंद, याद रखेंगे। उत्बी का कौन सा था? तारिक ए यामिनी। उत्बी का कौन सा था? तारिक ए यामिनी। भाई नोटबुक ले लो, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस। अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हो तो आज बीएड एंट्रांस में दिख चुका है। बीएड एंट्रांस का क्वेश्चन पेपर मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो आप ग्रुप में देख सकते हैं भाई कितने खतरनाक क्वेश्चन जो है। सेम क्वेश्चन भाई, क्वीन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? बुंडा त्यौहार कितने साल बाद मनाया जाता है? बाबा काशीराम ने कब तक काले कपड़े पहनने का जो वो लिया था? बहुत आसान आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। मंदिर आया था, कल ही बोला था कि मंदिर पढ़ के जाना है। कल ही मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली थी भाई, दर्रा पढ़ के जाना है। कुंजुम दर्रा आया था कि भाई लाहौल को स्पीति से अलग करने वाला दर्रा। मतलब कि आसान आसान चीज़ें आई थी यार बीएड एंट्रांस में। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं उसके बाद फिर तो दिक्कत हो सकती है। पढ़ना जो है हमारा सबका काम है, पढ़ना पड़ेगा तभी नौकरी। आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने लो एवं रक्त की नीति अपनाई? तो रो एवं रक्त की जो नीति अपनाई थी ये इल्तुतमिश के द्वारा अपनाई गई थी। और देखिए अगर मैं इल्तुतमिश की बात करता हूँ तो इन्होंने नासिरुद्दीन शाह के बाद ये राजा बने थे। और इल्तुतमिश ने नहीं भाई, बलबन ने, क्योंकि ये इल्तुतमिश के क्या थे? दास थे। सॉरी, ये आपने याद रखना है कि दिल्ली सुल्तान ने लो और रक्त की जो नीति अपनाई थी ये बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। और जो इल्तुतमिश थे ये जो बलबन थे रक्त और लो की नीति बलबन ने अपनाई। और जो बलबन थे ये इल्तुतमिश के गुलाम थे, दास थे। और इल्तुतमिश ने एक 40 दल का गठन किया था। इस दल को किसके द्वारा ख़त्म किया गया था? तो ये ख़त्म किया था बलबन के द्वारा। और नौरोज़ त्यौहार भी बलबन के द्वारा ही आरंभ करवाया गया था। और बलबन जो है नासिरुद्दीन के बाद शासक बना था। तो ये रक्त और लो की नीति बहुत बार पूछी जाती है, किसके द्वारा चलाई गई थी? बलबन के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। जिसने पूरी वीडियो देखी है उसके लिए कुछ सरप्राइज होगा व्हाट्सएप पे। आप PAT पार्ट 28 PART क्या लिखना है? पार्ट 28। ये हमारा खुफिया पार्ट 28, पीछे पॉइंट A, पार्ट 28A आपने लगाना है। अगर किसी ने ये दे दिया तो मैं उसको जीके के सारे नोट्स, जितने भी मेरे पास नोट्स है सारे के सारे नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये आज के लिए वीडियो था, इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव।